ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका और बिक्की दोनों मिलकर लैपटॉप के स्क्रीन पर देख रहे थे। इस वक्त दोनों के सामने उस रात की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, जिस रात को कुसुम के घर पर कोई आया था और फिर कुसुम की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। दोनों अभी सीसीटीवी फुटेज को देख ही रहे थे। इतने में उनकी आंखों ने जो देखा उससे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बिक्की ने सीसीटीवी फुटेज के स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, ये कौन है? वहीं अनिका ने जब सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों को मसलते हुए दोबारा से लैपटॉप के स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज को देखा और ये कंफर्म किया कि उसकी आंखें जो देख रही है वो सच है या फिर उसे कोई भ्रम हो रहा है। तभी बिक्की ने देखा कि अनिका के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन दिखाई दे रही थी। वहीं बिक्की भी पूरी तरह से हैरान था और वो उस शख्स को पहचानने की कोशिश कर रहा था जो इस वक्त सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा था। तभी बिक्की के मन में कई सारे सवाल उठने लगे। उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, अनिका, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों पेश आ रही हो? देखो, हमें जिसकी तलाश थी ये शख्स वही है। मुझे पक्का यकीन है कि इसी शख्स ने कुसुम के साथ जबरदस्ती की थी। हमें इसी को कोर्ट में लाना होगा। इतना कहने के बाद बिक्की चुप हो गया, मगर अनिका अभी भी चुप बैठी हुई थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। बिक्की ने जब अनिका को कुछ न कहता हुआ देखा तो उसने अनिका की तरफ देखकर दोबारा से पूछा, क्या हुआ अनिका? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे बताओ। अनिका ने बिक्की की तरफ देखकर कहा, मैं इस शख्स को जानती हूँ और मुझे कहीं न कहीं 100% तो नहीं मगर 50% श्योर कि मुजरिम तो ये हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। देखो, मेरा शक सही निकला और अब मुझे कहीं न कहीं खुशी तो हो रही है, मगर मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी घुटन भी महसूस हो रही है। मुझे दुख हो रहा है। मैं कैसे समझाऊं कि इस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं ही जानती हूँ कि आखिर मैं किस तरह की फीलिंग्स में अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। ये कहने के बाद अनिका वहाँ से उठी और यहाँ वहाँ टहलने लगी। बिक्की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है। और तो और वो अनिका की बात सुनकर हैरान हो गया था। उसने अनिका की तरफ देखकर मन ही मन यही सोचा कि आखिर अनिका को अगर किसी शख्स पर पहले से शक था तो फिर उसने अभी तक बिक्की को बताया क्यों नहीं था। बिक्की के मन में यही सवाल चलने लगा था और वो अब ये जानने की कोशिश में था कि आखिर सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे उस शख्स को अनिका कैसे जानती है और अनिका को उस पर शक किस बेसिक पर हुआ था। तभी बिक्की ने अनिका की तरफ देखकर कहा, अनिका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे और कंफ्यूज कर रही हो अपने इस बयान से, इसलिए तुम मुझे क्लियर बताओ कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और ये शख्स कौन है। अनिका इस वक्त थोड़ा शांत रहना चाह रही थी। वो मन ही मन अभी कुछ डिसाइड कर ही रही थी, मगर बिक्की जिस तरह से उससे सवाल पूछ रहा था वो सुनकर अनिका झल्ला गई। उसने झल्लाहट में ही कहा, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सागर सन्याल है। सागर सन्याल। अनिका के मुंह से जैसे ही यह शब्द निकला, बिक्की एक पल के लिए खामोश हो गया। हालांकि वो सागर सन्याल को नहीं जानता था, मगर उसने उसके बारे में सुन रखा था। अब बिक्की के मन में ये चलने लगा कि आखिर ये सागर सन्याल कहीं वही तो नहीं है जिसके बारे में पूरा शहर जानता था, क्योंकि सागर सन्याल बहुत बड़ा आदमी था। रोहित मारवा के जैसा ही उसका भी काफी रुतबा और नाम था, मगर इसके बावजूद भी बिक्की उसे ज्यादा नहीं जानता था। या यूं कहें कि इस वक्त सीसीटीवी फुटेज में सागर सन्याल को वो पहचान नहीं पा रहा था। मगर अनिका ने जब सागर सन्याल का नाम कहा तो बिक्की ने उसकी तरफ देखकर कहा, एक मिनट अनिका, तुम कहीं उस सागर सन्याल की बात तो नहीं कर रही जिसका कनेक्शन पॉलिटिक्स से है? और वो बिक्की आगे कहता, इससे पहले ही अनिका ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, ये वही सागर सन्याल है। अनिका ने जैसे ही हामी भरी, बिक्की के होश उड़ गए। उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कहीं न कहीं अब ये पक्का हो गया था कि बिक्की जिस सागर सन्याल के बारे में सोच रहा था ये वही था। मगर इस वक्त सीसीटीवी फुटेज में सागर सन्याल का चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाया कि ये वही सागर सन्याल है जिसका चारों तरफ इतना नाम और रुतबा था।
सागर सन्याल का नाम सुनने के बाद विक्की को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अब मन ही मन सोचने लगा कि उसके सामने अब बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसका सामना अब सीधे सीधे सागर सन्याल से था। वो सागर सन्याल जो पैसों के दम पर कुछ भी कर सकता। और अब विक्की ये बात अच्छी तरह से जान चुका था कि अगर उसने कुसुम का केस कोर्ट में रीओपन करवाया तो फिर उसके अपोजिशन में वो वकील होगा। वो बहुत ही पावरफुल और काबिल होगा, क्योंकि सागर सन्याल अपने लिए देश के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन वकील को लड़ने के लिए खड़ा करेगा। ये सोच कर अब विक्की परेशानी में चला गया। विक्की ने काफी देर तक अपने मन में कुछ सोचा और फिर अनिका के पास जाकर कहा, अनिका, तुम्हें समझ भी आ रहा है कुसुम का ये केस अब कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है? अनिका ने जब विक्की के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो उसे हैरानी हुई। उसने विक्की की तरफ देखकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? और क्या तुम पीछे हटने की बात कर रहे हो? कहीं तुम डर तो नहीं गए? अनिका ने एकदम मुंहफट होकर विक्की से ये सब कहा था। विक्की को कहीं न कहीं बुरा तो लगा था, मगर वो जानता था कि इस वक्त अनिका की दिमाग की हालत कैसी थी और वो इस वक्त कुसुम के बारे में ही सोच रही थी। साथ ही साथ अनिका सागर सन्याल के बारे में जानने के बाद अब पहले की तरह नहीं सोच पा रही थी, क्योंकि उसका दिमाग एक तरह से सुन पड़ गया था। वहीं विक्की समझ गया था कि इस वक्त अगर वो अनिका को कुछ भी समझाएगा तो फिर अनिका नहीं समझेगी। इस कारण से उसने अपने आप को रोक लिया और वो बस मन ही मन यही सोचने लगा कि अब उसे बहुत ही सोच समझकर अपना हर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार केस कोर्ट में रीओपन हुआ, उसके बाद अगर उसने कोर्ट के सामने कुसुम की तरफ से सही सबूत और सही गवाह पेश नहीं किए तो फिर सागर सन्याल आसानी से बच निकलेगा। और सागर सन्याल जिस किस्म का आदमी था वो फिर विक्की या अनिका को छोड़ेगा नहीं। ये बात विक्की अच्छी तरह से जान चुका था, इसलिए अब विक्की के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज नजर आ रहा था। सागर सन्याल एक बहुत बड़ा नाम था और विक्की ने पहले सोचा तक नहीं था कि कुसुम के साथ जबरदस्ती करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सागर सन्याल होगा। वो सागर सन्याल जो अपने पैसों के दम पर जो चाहे कर सकता है, और तो और वो एक साथ न जाने कितनी सारी लड़कियों को खरीद सकता है। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई होगी या ऐसा कौन सा जुनून सवार हो गया होगा उस रात सागर सन्याल के ऊपर जो उसने ऐसा कदम उठाया और एक भोली भाली मासूम सी लड़की की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। सागर सन्याल के बारे में ये सब सोच कर विक्की परेशान हो गया था। इस वक्त वो ये सारी बातें तो करना चाह रहा था, मगर उसने देखा कि अनिका खुद ही इस वक्त परेशान थी। जब 10 मिनट बीत गए तब विक्की चलकर अनिका की तरफ गया और उसने देखकर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? विक्की के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकला, अनिका ने उसकी तरफ देखकर कहा, ओवर रिएक्ट? तुम्हें लग रहा है मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? इस पर विक्की ने भी उसे जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल, और नहीं तो क्या। हम कुसुम के केस के उस गुनाहगार को ढूंढ रहे थे जिसके कारण कुसुम की मौत हुई है, और अब वो सागर सन्याल है तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। भले ही वो बड़ा आदमी है, हमें उसे कोर्ट में घसीटना होगा और उसे सजा दिलानी होगी। तो फिर इसमें इतना तुम सोच क्यों रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम सागर सन्याल को पहले से जानती थी और न जाने वो तुम्हारा क्या। इतना कहते कहते विक्की चुप हो गया। उसे आगे कहना ठीक नहीं लगा, मगर अनिका ने विक्की की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, विक्की, तुम अपनी जुबान पर लगाम रखो, तुम कुछ भी कह सकते हो। तभी विक्की ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। विक्की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका की परेशानी क्या है, मगर विक्की भी इस वक्त नहीं जानता था कि अनिका इस वक्त सागर सन्याल के बारे में ही सोच रही थी या नहीं। तभी अनिका ने कहा, तुम्हें लग रहा है ना कि मैं सागर सन्याल के बारे में सोच रही हूँ और वो मेरा कुछ लगता है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। सागर सन्याल किस किस्म का आदमी है ये तो मुझे पहले से ही पता चल गया था, क्योंकि होटल में जब वो मुझसे मिला था उसी वक्त मैं उसके इरादे भांप गई थी। इतना कहने के बाद अनिका वो सब बातें विक्की को बताने लगी जो कुछ भी उसके और सागर सन्याल के बीच हुई थी और किस तरह से सागर सन्याल अनिका के साथ पेश आया था। साथ ही साथ अनिका ने विक्की को ये भी बताया कि किस तरह सागर सन्याल इनडायरेक्टली अनिका के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर अनिका की शक्ति को देखते हुए वो उसमें कामयाब न हो गया। अनिका ने विक्की को आगे बताया कि अभी कुछ देर पहले ही सागर सन्याल उससे मिला था और वो उसी से ही मिलने गई थी। ये सब जानने के बाद विक्की अनिका की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने अनिका से कहा, इतनी सारी बातें हो गई,
और तुमने मुझे बताया तक नहीं। उतने में अनिका ने कहा, मैं क्या बताती और क्यों बताती? मुझे थोड़ी ना पता था कि जो शख्स अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था या मुझे रोहित के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था, वही कुसुम के केस का गुनहगार होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले ये बात तुम्हें बताती। और तो और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सागर सन्याल किस किस्म का आदमी है। ये इतना गिरा हुआ हो सकता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये सारी बातें सुनने के बाद विक्की ने अनिका की तरफ देखकर कहा, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें सागर सन्याल के लिए बुरा नहीं लग रहा है तो फिर तुम इस वक्त इतना क्या सोच रही हो? क्योंकि देखो, मैं एक वकील हूँ अनिका, और तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि तुम्हें किसी बात का तो बुरा लग रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ कि वो बात आखिर क्या है। विक्की बेहद ही बेसब्र नजर आ रहा था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर अनिका मन ही मन क्या सोच रही थी और उसे किस चीज के लिए इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि अनिका के भाव विक्की सब साफ साफ समझ चुका था। और अनिका ने अब ये भी कह दिया था कि वो सागर सन्याल के बारे में नहीं सोच रही है। तो इस कारण से अब विक्की को वह कारण जानना था जिसके कारण अनिका इस वक्त गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने अनिका से धड़ल्ले से सवाल पूछ लिया था कि आखिर अनिका किस कारण से परेशान है। अनिका ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं कैसे बताऊं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जो कुछ भी कहूंगी उसे सुनने के बाद तुम कैसा रिएक्ट करोगे या फिर तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, इसलिए मैं एकदम से कंफ्यूज हो गई हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सोच सोचकर मेरा दिमाग फट जाएगा। जितना मैं ट्राई करती हूँ मैं अपने दिमाग को आराम दूं, मैं ज्यादा परेशान न रहूं, उतना ही मेरे साथ उल्टा होता है। मेरे दिमाग पर इतना स्ट्रेस पड़ जाता है कि मेरा सर दर्द करने लगता है, और इस वक्त भी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही ख्यालों में कहीं गुम हो जाऊंगी और मेरे ख्याल मेरे दिमाग पर अपना कंट्रोल बना लेंगे। अनिका जिस तरह की बातें कर रही थी विक्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, अनिका, तुम सीधे सीधे मुझे ये बताओ कि वो कौन है जिसके कारण तुम परेशान हो। बस ये सुनते ही अनिका ने तपाक से कहा, रोहित। विक्की ने अनिका से जब पूछा कि वो किस कारण से परेशान है तो अनिका ने रोहित का नाम ले लिया था। अनिका के मुंह से रोहित का नाम सुनने के बाद विक्की उसे घूरकर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका रोहित को लेकर क्यों परेशान है और उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा था, क्योंकि विक्की ने यही सोचा था कि अनिका अब कुसुम के गुनाहगार के बारे में जानकर खुश होगी और वो अब आगे की लड़ाई के बारे में उसके साथ डिस्कशन करेगी कि उसे आगे और क्या और कैसे करना है। मगर इस वक्त अनिका कुछ और ही सोचने में लगी हुई थी, जिस कारण से विक्की को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अनिका ने जब रोहित का नाम लिया उसके बाद वो खामोश हो गई। उसकी आंखें इस वक्त साफ साफ ये बता रही थी कि उसके दिलो दिमाग में इस वक्त रोहित का ही ख्याल चल रहा था और अनिका सच में इस वक्त रोहित के बारे में ही सोचकर परेशान हो रही थी। और उसकी इस परेशानी का कारण कुछ और नहीं बल्कि अनिका का शक करना था, क्योंकि जब कुसुम के केस के सिलसिले में अनिका पुलिस स्टेशन गई थी और उसके बाद जब से उसने थोड़ी बहुत छानबीन की थी तब उसे कहीं न कहीं ये लगने लगा था कि रोहित ही कहीं वो शख्स तो नहीं जो कुसुम का गुनहगार है। और अनिका का ये शक काफी हद तक तब बढ़ गया था जब उसने पुलिस स्टेशन में रखे ट्रे में सिगार के कुछ टुकड़े और शराब की बोतलें देखी। ये वही सिगार और शराब की बोतल थी जो अनिका ने उस रात रोहित के कमरे में देखी थी। इसके बाद से अनिका का शक यकीन में बदलने लगा था और ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि कुसुम के केस के साथ रोहित का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर था। मगर अभी थोड़ी देर पहले अनिका को जब ये पता चला कि कुसुम का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि सागर सन्याल है, उसके बाद अब उसे अंदर ही अंदर खुद पर बेहद शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उसे मन ही मन यही लग रहा था कि उसने रोहित पर शक करके बहुत बड़ी भूल कर दी थी। साथ ही साथ अभी 1-2 दिन पहले रोहित का चेहरा अनिका को डरावना और एक डेविल जैसा नजर आने लगा था। वहीं अब धीरे धीरे अनिका को खुद पर शर्म आ रही थी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि आखिर वो रोहित से जब नजरें मिलाएगी तो वो क्या कहेगी। हालांकि ये सारी बातें रोहित को नहीं पता थी, वो इन सब बातों से अनजान था। साथ ही साथ रोहित ये भी नहीं जानता था कि अनिका विक्की के साथ मिलकर कुसुम के केस को रीओपन कराने की कोशिश कर रही है और उसी सिलसिले में वो कुसुम के गुनहगार के खिलाफ अपनी तरफ से सबूत ढूंढ रही है।
मगर अनिका ये जानती थी कि जब भी वो रोहित के आंखों के सामने जाएगी वो कहीं न कहीं उससे बात करने में झिझक जाएगी और उसे अंदर ही अंदर बुरा लगेगा, क्योंकि अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका था रोहित का कुसुम के केस के साथ कोई लेना देना नहीं था। उस शराब की बोतल और सिगार के टुकड़े का मिलना बस एक इत्तेफाक था, क्योंकि जो शराब रोहित पीता था, वो जो सिगार रोहित यूज करता था, वही दोनों चीजें सागर सन्याल भी इस्तेमाल किया करता था। इस कारण से अब अनिका को समझ में आ गया था कि उसे कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। अनिका ये सोच ही रही थी कि अगर उसने ये सब विक्की को बताया तो न जाने विक्की क्या सोचेगा, क्योंकि अनिका जानती थी कि इस तरह अगर कोई भी औरत अपने पति पर शक करेगी तो तीसरा आदमी उसे जज करने की कोशिश करेगा ही और उसके बारे में कुछ न कुछ जरूर सोचेगा। इसी बात को लेकर इस वक्त अनिका गहरी सोच में चली गई थी। वो एक तरह से विक्की को ये सारी बातें बताना भी चाहती थी और नहीं भी, मगर विक्की इन सबसे अनजान था। वो बस अनिका को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर जैसे जैसे भाव बदल रहे थे, विक्की के सवाल भी अब बढ़ने लगे थे। वो बस ये जानना चाहता था कि आखिर अनिका ने रोहित के बारे में ऐसा क्यों सोच लिया था, या फिर वो ऐसा रोहित के बारे में सोचकर क्यों परेशान हो गई थी। तभी यही सवाल विक्की ने अनिका से पूछा। विक्की को देखने के बाद अनिका को लगा कि अब उसे सच बता देना चाहिए। यही सोचने के बाद अनिका ने विक्की को बताते हुए कहा, असल में बात यह है कि मैंने रोहित पर शक किया था। मुझे कहीं न कहीं लगा था कि कुसुम के केस के साथ रोहित का कुछ न कुछ कनेक्शन जुड़ा हुआ है और मुझे कुछ सबूत भी ऐसे मिले थे जिसके बाद मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। विक्की ने जब ये सुना तो उसे हैरानी हुई। इसके बाद अनिका ने उसे सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद विक्की शांत हो गया। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था। विक्की अंदर ही अंदर जानता था कि आखिर अनिका को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी। वहीं अनिका ने जब विक्की को शांत देखा, ये देखकर अनिका को थोड़ी बहुत हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर विक्की कुछ कह क्यों नहीं रहा है। अनिका अब सोच में पड़ गई कि वो विक्की से कुछ पूछे या नहीं। अनिका अब इन सब के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी। आखिर में जब 5 मिनट के बाद भी विक्की ने कुछ नहीं कहा तो अनिका ने सामने से ही पूछ लिया, क्या हुआ विक्की, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो एंड तुम्हारा सोचना भी सही है। मैं ही पता नहीं कैसे लोगों के बहकावे में आ गई और रोहित पर शक करने लगी, पर अब मुझे ये बात अच्छे से पता चल गई है कि रोहित ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता और उसका कुसुम के केस के साथ कोई लेना देना नहीं है। इतना कहने के बाद अनिका ने सामने से ही कहा, पर मैं भी क्या करती विक्की, अगर मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ भी याद रहता तो आज ये सब नहीं होता। अनिका की पूरी बात सुनकर कुछ सोचने समझने के बाद विक्की ने कहा, तुम्हें रोहित के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो वाकई में एक बेहद ही अच्छा इंसान है। इतना कहने के बाद विक्की शांत हो गया। अनिका इस बात से काफी सरप्राइज हुई कि उसने ना तो अनिका को कुछ कहा और ना ही उसे कोई नसीहत दी। उल्टा वो रोहित के बारे में अच्छा कह रहा था। ये सुनने के बाद अनिका को कुछ समझ नहीं आया। उसने विक्की की तरफ देखकर कहा, क्या मतलब है? और तुम इतने अच्छे से कब से रोहित को जानने लगे हो? वो तो मैंने तुम्हें अभी ये सारी बातें बताई, इसलिए बाकी रोहित कैसा है क्या है ये तुम थोड़ी ना जानते हो। और वैसे भी कुछ बातें रोहित के बारे में ऐसी है जिनके बारे में सुनने के बाद कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाएगा और वो यही सोचने लगेगा आखिर रोहित किस तरह का इंसान है, और खास करके मेरे जैसा इंसान जिसे अपना अतीत याद तक नहीं। वो तो यही सोचेगा क्योंकि जब से मेरी याददाश्त गई है मुझे कई लोगों ने रोहित के खिलाफ कई सारी बातें कही है। उस हिसाब से अगर मैं चलने लगी तो मुझे रोहित बुरा इंसान ही नजर आएगा ना। इतना कहने के बाद अनिका एक पल के लिए रुकी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, मगर मैंने जो अपनी आंखों से देखा है उन पर विश्वास करूं तो मुझे यही लगता है कि रोहित एक बहुत ही अच्छा इंसान है एंड ही इज अ परफेक्ट मैन। बाय द वे, ये तो रही मेरी बात, मगर तुम मुझे बताओ कि तुम रोहित के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुमने ये बातें ऐसे ही कह दी या फिर इसके पीछे कोई कारण है? अनिका की तरफ देखकर अपने माथे की तरफ इशारा किया। उसके माथे पर हल्का सा जख्म नजर आ रहा था। उस जख्म को देखने के बाद अनिका हैरान हो गई। जब से वो विक्की से मिली थी उसे काफी वक्त हो गया था, मगर वो इतनी ज्यादा हड़बड़ी में थी कि उसने विक्की की तरफ ध्यान से देखा ही नहीं था और ना ही उसे विक्की के माथे पर चोट नजर आई थी।
इस कारण से अनिका ने जब बिक्की के माथे पर वो चोट देखा तो एकदम से हैरान होकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने बिक्की की तरफ देखकर पूछा, बिक्की, ये क्या हो गया? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अनिका ने जिस तरह से रिएक्ट किया था उसे देखकर बिक्की की हंसी निकल गई। वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करने लगा मगर वो कामयाब नहीं हो पाया और वो जोर जोर से वहीं पेट पकड़कर हंसने लगा। अनिका ने जब बिक्की को इस तरह से हंसते हुए देखा तो उसने बिक्की को घूरा और सख्त आवाज में कहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना हंस रहे हो? मैंने सिंपल तरीके से तुमसे पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, मुझे बताओ अब। तभी बिक्की ने हंसना बंद किया और फिर उसने कहा, मतलब तुम अभी 20 मिनट से मेरे साथ हो और तुम्हें अब पता चल रहा है कि मेरे माथे पर चोट का निशान है, और वो भी मेरे बताने पर कि देखो मेरे सर पर चोट लगी है, और तुम तो बस इस चोट को देख रही हो। अंदर ही अंदर मैं पूरी तरह से घायल हूँ। कल तक तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो तो आज तुमने मुझे जल्दी में बुला लिया, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आया हूँ। तुम्हें क्या पता कल मेरे साथ क्या हुआ था? बहुत बड़ी ट्रेजेडी होते होते रह गई। बिक्की घुमा घुमा कर बातें अनिका के सामने रख रहा था और अनिका बेहद ही कंफ्यूज नजर आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिक्की के कहने का क्या मतलब था। तभी उसने बिक्की की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी, और तुम किस ट्रेजेडी के बारे में बात कर रहे हो? और तुम घायल कैसे हुए? ये जो तुम्हें चोट आई है वो कैसे आई? क्या तुम कहीं गिर गए थे या फिर तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो गया था? ये सुन बिक्की थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कोई मुझे जान से मारने की कोशिश करना चाहता था और वो लगभग कामयाब होने वाला था। कल मैं जब एक सुनसान सड़क से अपने रूम की तरफ जा रहा था, उसी वक्त मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया और मेरे मुंह पर काला कपड़ा बांध दिया। उसके बाद वो लोग मुझे मारने लगे। अनिका को ये सब सुनने के बाद काफी अजीब लगने लगा था। उसे अपने कानों पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि पिछली रात को बिक्की के साथ इतना सब कुछ हो गया था। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और तो और अनिका ने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई बिक्की को जान से मारने की कोशिश भी करेगा। तभी अनिका ने बिक्की की तरफ देखकर पूछा, तो फिर तुम वहां से बचकर कैसे निकले? तुम्हें किसने बचाया? इस सवाल को सुनने के बाद बिक्की के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। ये मुस्कान काफी अलग थी। अनिका ने जब बिक्की के चेहरे पर उस मुस्कान को देखा तो उसे हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि इस सवाल पर बिक्की इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहा है। अनिका ने अभी पूछना ही चाहा था कि तभी उसने देखा कि बिक्की उसे कुछ इशारे करके बता रहा है। अनिका को इसके इशारे समझ नहीं आ रहे थे। उसने बिक्की से पूछा, ये तुम इशारे क्यों कर रहे हो? जो कुछ भी है मुझे सीधे तरीके से बताओ कि आखिर तुम्हें कल बचाया किसने और वो कौन है जो तुम्हें जान से मारना चाह रहा था? बिक्की ने अनिका की तरफ देखकर कहा, अरे मैं इशारे तो कर रहा हूँ, मेरा ये इशारा क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? बिक्की ने जब ये कहा तो अनिका ने उसे घूरते हुए देखकर कहा, अगर मुझे समझ में आता तो मैं पूछती क्या? और देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे वापस लौटना है, इसलिए तुम मुझे जल्दी से बताओ। और हमें अब आगे भी सोचना होगा कि हमें अब आगे क्या करना है, क्योंकि कुसुम का गुनहगार सागर सन्याल है और वो कोई आम आदमी नहीं है। इसलिए हमें बेहद ही सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। उतने में बिक्की ने कहा, तुमने ठीक कहा, पर वो तो हम बाद में देख लेंगे। तुम मुझे अभी ये बताओ कि क्या तुम्हें मेरा सच में इशारा समझ नहीं आ रहा है? ये तो कितना आसान है। तुम उस शख्स को जानती हो जिसने मुझे कल बचाया। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बिक्की क्या कह रहा था, और अनिका अब ये भी सोच रही थी कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है जिसने बिक्की की जान बचाई होगी। अनिका काफी देर तक सोचती रही कि आखिर बिक्की को बचाने वाला शख्स कौन होगा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिर में जब अनिका को कुछ समझ नहीं आया तो वो झल्ला गई। ये देख बिक्की ने सामने से ही कहा, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पति रोहित है, रोहित मारवा। बिक्की के मुंह से रोहित मारवा का नाम सुनने के बाद अनिका का रिएक्शन बहुत ही अजीब था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ साफ नजर आ रही थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बिक्की के कहने का क्या मतलब था और कब रोहित ने उसकी जान बचाई थी। अनिका के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे और अनिका उन सवालों का जवाब जानना चाहती थी। एक तरफ अनिका के मन में इतने सारे सवाल चल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रोहित इस वक्त अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकल रहा था। उसने रिया को बाहर जाने के लिए मना लिया था और रिया ने भी खुशी खुशी रोहित को बाहर जाने के लिए कह दिया था।
अब कमरे में तीनों बच्चे मौजूद थे और इस वक्त रोहित अकेले ही प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर खड़ा था। उसने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी ये कह दिया था कि वो अकेले ही कहीं कुछ काम से जा रहा है, इसलिए उसे किसी सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद रोहित लिफ्ट से होते हुए होटल लॉबी तक आया और फिर मेन एंट्रेंस से होते हुए रोहित निकल गया। वो जैसे ही बाहर आया, दरबान ने ड्राइवर को आवाज देना चाहा, पर मगर तभी रोहित ने दरबान को मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मैं ऑटो से चला जाऊंगा, मुझे यहीं पास में ही कुछ काम है। इतना कहने के बाद रोहित वहां से निकल गया। वो कुछ दूर तक पैदल चला और फिर उसने सामने की सड़क की तरफ देखा। रोहित ने सामने की ओर देखकर मन ही मन अंदाजा लगाया कि अनिका आगे जो बाजार था उसी तरफ गई होगी। तभी रोहित ने एक ऑटो को रुकवाया और उसी पर बैठकर बाजार की तरफ जाने लगा जिधर अनिका गई थी। रोहित को इस तरह ऑटो में जाते हुए देखकर दरबान को कुछ अजीब लगा, पर उसने मन ही मन कुछ सोचा और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। इधर थोड़ी ही देर में रोहित ऑटो से उतरा और आसपास दिखने लगा। तभी उसने कुछ सोचा और एक दुकान के अंदर चला गया। उस दुकान में जाकर उसने कुछ कपड़े खरीदे जो नॉर्मल कपड़े थे। हालांकि रोहित बेहद ही महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद करता था, मगर इस वक्त रोहित ने नॉर्मल सा एक शर्ट और एक पैंट खरीदा था। इसके बाद रोहित ने अपना ड्रेस उसी दुकान के चेंजिंग रूम में जाकर चेंज कर लिया और फिर उसने सर पर एक टोपी लगा ली। इसी के साथ रोहित ने अपनी आंखों पर काला चश्मा भी लगा लिया था। रोहित ने अपना लुक पूरी तरह से बदल दिया था। कोई भी शख्स जो रोहित को जानता था, अगर वो दूर से रोहित को इस वक्त देखता तो रोहित को पहचान नहीं पाता, क्योंकि रोहित बहुत ही अलग नजर आ रहा था। ऊपर से उसने जिस तरह से टोपी पहनी थी, रोहित को पहचानना मुश्किल था। अब रोहित उस ड्रेस में उस दुकान से निकला और पैदल ही वहां से आगे बढ़ने लगा। रोहित भीड़ वाले एरिया में चला गया और इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा, मगर वो कहीं न कहीं सावधान नजर आ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसे अनिका की नजरों में नहीं आना है। इस कारण से वो सावधान होकर अनिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। रोहित ये नहीं जानता था कि अनिका इस वक्त कहाँ पर है। अनिका जिस कैफे के अंदर बैठी थी वो इस वक्त रोहित के सामने ही कुछ दूरी पर था, मगर रोहित को ये एहसास नहीं था कि उसके सामने कुछ ही दूरी पर जो कैफे मौजूद है उसी के पीछे वाले एरिया में अनिका विक्की के साथ बैठी हुई थी। रोहित इस वक्त चारों तरफ अनिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए रोहित हर किसी को बेहद ही गौर से देख रहा था। इस वक्त रोहित ने अपना हुलिया बदल लिया था, इस कारण से उसे किसी भी बात का डर नहीं था। वो आराम से भीड़ भाड़ वाली गलियों के अंदर जाकर अनिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अनिका को ढूंढते हुए काफी वक्त हो चला था, पर अब तक रोहित को अनिका कहीं नजर नहीं आई थी। आखिर में रोहित एक बेंच पर बैठ गया और वो ये सोचने लगा कि आखिर अनिका गई तो कहाँ। रोहित सोच ही रहा था, इतने में रोहित के मन में यही ख्याल आया कि कहीं अनिका ने फिर से उससे झूठ तो नहीं कह दिया, क्योंकि अनिका ने उससे कहा था कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के पास में ही जो बाजार है वहीं तक वो जाएगी, और इस वक्त रोहित उसी बाजार में मौजूद था। पर चारों तरफ ढूंढने के बाद भी अनिका रोहित को कहीं नजर नहीं आई थी। इस कारण से अब रोहित के मन में एक के बाद एक अजीब से ख्याल आने लगे थे। काफी देर हो जाने के बाद जब भी रोहित को कुछ नहीं सूझा तो अचानक से उसने अपना फोन निकाल लिया। उसने वही नंबर निकाला जो पिछले दिन रोहित ने अनिका के फोन से नोट किया था। उस नंबर को देखने के बाद रोहित ने अपने दूसरे सिम से उस नंबर पर कॉल लगाया, पर तभी उसे एहसास हो गया कि वो नंबर अब बंद हो चुका है। रोहित ने ये क्यों किया था ये इस वक्त बस वही जानता था। इस वक्त उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसे अनिका की फिक्र हो रही थी। आखिर में उसने फैसला किया कि वो एक बार अनिका से फोन पर बात करेगा, तब उसे चैन आएगी। तभी उसने देखा कि वो इस वक्त भीड़ भाड़ वाले इलाके में था। अगर वो इस वक्त अनिका को फोन करता तो अनिका समझ जाती कि रोहित कहीं बाहर आया हुआ है, और ऐसा भी हो सकता था कि अनिका सावधान हो जाए। इसलिए रोहित अब कोई चांस नहीं लेना चाहता था। वो हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना चाह रहा था। नहीं तो रोहित ये भी जानता था कि अगर अनिका ने उसे उस जगह पर देख लिया तो फिर अनिका को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और वो रोहित को गलत समझ बैठेगी। कुछ सोचने के बाद रोहित ने ये फैसला किया कि वो किनारे जाकर अनिका को फोन करेगा और उससे बात करेगा। यही सोचते हुए रोहित उठकर भीड़ से दूर जाने लगा, जहां पर वो अनिका को निश्चिंत होकर फोन कर सकता था।
एक तरफ जहां रोहित के मन में ये सब चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से अनिका ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1 घंटा होने को था। अनिका ने जैसे ही अपनी घड़ी की ओर देखा, उसने बिक्की से कहा, अब मुझे जाना होगा, मैं अब तुमसे बाद में बात करती हूँ और हमें आगे क्या करना है तुम बाद में बता देना मुझे। ये कहने के बाद अनिका जा ही रही थी कि इतने में बिक्की ने कहा, अरे तुम आगे सुनना नहीं चाहोगी कि तुम्हारे पति ने मुझे किस तरह बचाया और फिर मेरे साथ कल क्या हुआ था। ये सुनने के बाद अनिका रुक गई और सोचने लगी कि उसे बिक्की की बात भी सुननी है और उसे जाना भी था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद अनिका ने कहा, देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम एक काम करो, मैं जब तक ऑटो न पकड़ लूं तुम मेरे साथ चलो, हम पैदल सड़क तक चलते हैं, तुम तब तक मुझे बता दो बाकी की सारी बातें। तभी बिक्की ने अनिका की तरफ देखा। अनिका ने हैरानी से उससे पूछा कि आखिर इस तरह से वो क्यों देख रहा है। इस पर बिक्की ने जवाब दिया, अनिका क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो? अनिका ने निश्चिंत होकर कहा, अरे नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि रोहित इस वक्त बच्चों के साथ है और उसने सभी गार्ड्स को भी कह दिया है कि मैं अकेले ही कहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी इधर इतनी भीड़ है कि कोई हमें देख भी नहीं सकता, इसलिए हम निश्चिंत होकर चल सकते हैं। और वैसे भी ज्यादा देर की तो बात नहीं है, तो मुझे तुम बाहर सड़क तक छोड़ दो, फिर मैं ऑटो करके चली जाऊंगी, उसके बाद तुम भी चले जाना। बिक्की को अनिका की ये बात ठीक लगी, वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। दोनों कैफे से निकलकर बाहर आए। इसी बीच अनिका को वो सारी बातें बिक्की बता रहा था जो कुछ भी कल रात को हुई थी। अनिका जैसे जैसे ये सारी बातें सुन रही थी, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अनिका ये बात सुनकर हैरान थी कि रोहित ने किस तरह अपनी जान पर खेलकर बिक्की की जान बचाई थी। अब अनिका के दिल में रोहित के लिए भाव बदलने लगे थे। अभी तक जो अनिका रोहित को शक की नजरों से देख रही थी या देखते हुए आ रही थी, वो अब कहीं न कहीं यही सोच रही थी कि उसने रोहित पर शक करके ठीक नहीं किया था। उसे खुद की सोच पर गिल्टी महसूस हो रही थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोगों की बातों पर क्यों आ गई थी। अनिका भी रोहित के बारे में सोच ही रही थी, इतने में उसे उस सीसीटीवी फुटेज की बात याद आ गई, जिससे अनिका को ये पता चलता कि आखिर सनी और रोहित के बीच में टेरेस पर उस दिन क्या हुआ था। और जो फुटेज होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की सिक्योरिटी सिस्टम से गायब की गई थी, उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में सोचने के बाद अनिका के मन में ये ख्याल आया कि हो सकता है उस फुटेज को रोहित ने ही नहीं बल्कि किसी और ने डिलीट कर दिया हो, क्योंकि अब रोहित के बारे में अनिका के पास शक करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बचा था। ऊपर से अब उसे 2 बातें क्लियर हो गई थी कि रोहित का कुसुम के केस के साथ कोई लेना देना नहीं था। और अब जब बिक्की ने ये कहा था कि रोहित ने कैसे अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी, उसके बाद से अनिका अब ये भी सोचना नहीं चाहती थी कि रोहित कोई बुरा इंसान होगा या फिर उसके उस चेहरे के पीछे कोई और चेहरा होगा। अनिका यही सोचते हुए आगे बढ़ रही थी। इतने में बिक्की ने अनिका से कहा, जो भी हो, लेकिन तुम काफी लकी हो। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जो रोहित एक अनजान के लिए इतना कर सकता है, वो तुम्हारे लिए क्या क्या करेगा। क्योंकि सच कहूँ अनिका, अगर कल रोहित नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और तुम यकीन नहीं करोगी अनिका, मेरे सामने 4-5 गुंडे थे जो मुझे पीट रहे थे और उन सभी गुंडों को रोहित ने पीट कर भगाया। मैंने तो हालांकि ये सब देखा नहीं, क्योंकि मेरे चेहरे पर काला कपड़ा बांधा हुआ था, मगर हाँ, मैं उनकी चीख को सुनकर और यहाँ वहाँ क्या क्या हुआ होगा, मैं ये इमेजिन करके तुम्हें यह सब बता सकता हूँ। वैसे तुमने रोहित के शरीर में कोई चोट नहीं देखी क्या? मुझे तो आश्चर्य है कि तुम आज जब मुझसे मिलने आई तो तुमने रोहित के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया। बिक्की की बातें सुनने के बाद अनिका को एहसास हुआ कि पिछले रात को जब रोहित घर पर आया था तो उसने ये गौर नहीं किया कि रोहित को कहीं चोटें भी आई थी या नहीं। ऊपर से अनिका खुद ही इतनी ज्यादा डर गई थी और वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, मगर तभी उसने ये भी सोचा कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो बच्चों ने भी कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये था कि रोहित को चोटें जरूर अंदरूनी तौर पर आई होगी। और अब अनिका मन ही मन यही सोचने लगी कि जब वो प्रेसिडेंशियल स्वीट जाएगी तो रोहित से उसके बारे में पूछेगी और देखेगी कि कहीं रोहित को चोट ज्यादा सीरियस तो नहीं है। अनिका ये सोच ही रही थी कि अचानक से उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी और उसे एहसास हुआ कि वो ये सवाल रोहित से नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि अगर उसने ये सवाल रोहित से पूछा तो फिर रोहित अनिका से ही ये सवाल पूछ बैठेगा
कि आखिर उसे ये बात कैसे पता चली और उसे ये कैसे पता कि रोहित को चोट आई है। इस कारण से अनिका ने इस बात को इग्नोर कर दिया और वो आगे आगे चलने लगी। तभी बिक्की ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो अनिका, वहाँ ढेर सारी ऑटो है, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद तुम चली जाना। बिक्की की बात सुनने के बाद अनिका ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद उसने कहा, ये सारी बातें तो ठीक है, पर अब हमें आगे क्या करना है? कुसुम का गुनहगार कौन है ये तो हमें पता चल गया, तो फिर अब तुमने आगे क्या सोचा है? हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? अनिका के मुंह से ये बात सुनने के बाद बिक्की ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे आगे अच्छे से सोचना होगा, इसलिए तुम एक काम करो, तुम अभी जाओ, मैं भी आज कुछ सोच लूंगा, उसके बाद फिर तुम्हें बताऊंगा कि आगे हमें और क्या करना है। एक तरफ बिक्की और अनिका बातें करते हुए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से रोहित उसी रास्ते पर था। उसने अनिका को अपने सामने ही देख लिया। अनिका को देखते ही रोहित के मुंह से एकाएक ही निकला, ये तो अनिका है, मगर ये किसके साथ है? रोहित इस वक्त उसी गली से जा रहा था जिसके दूसरे छोर पर अनिका बिक्की के साथ चल रही थी और ऑटो स्टैंड के पास जा रही थी। इतने में रोहित की नजर सामने दूर से जाती हुई अनिका पर पड़ी। हालांकि अनिका को रोहित ने साइड से देखा था, इस कारण से वो अभी तक बिक्की का चेहरा नहीं देख पाया था, मगर रोहित ये समझ गया था कि अनिका किसी लड़के के साथ है और वो उसी के साथ सड़क पर चल रही है। रोहित ने जब अपनी पत्नी अनिका को किसी लड़के के साथ देखा तो उसकी पूरी दुनिया हिल गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ था। उसने 2-3 बार अपनी आंखों को मसलकर वापस से अनिका की तरफ देखा। हालांकि अनिका इन सबसे बेखबर बिक्की के साथ अपनी ही धुन में चली जा रही थी। अनिका को रोहित ने जब देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपना फोन अपनी जेब में रखा और फिर अपनी टोपी को सही किया। इसके बाद उसने अपना चश्मा ठीक किया और फिर भीड़ के बीच में खो गया और सावधान होकर उस शख्स को देखने की कोशिश करने लगा जो अनिका के साथ चल रहा था। हालांकि उस जगह पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि रोहित पूरी कोशिश कर रहा था कि वो आगे जाकर उस शख्स को देख सके, मगर रोहित नाकामयाब हो रहा था। वहीं अनिका इन सबसे बेखबर बिक्की के साथ आगे बढ़ रही थी। दोनों थोड़ी ही देर में ऑटो स्टैंड पहुंच गए। अनिका को ऑटो में बिठाने के बाद बिक्की ने उससे कहा, ठीक है अनिका, तुम वापस जाओ, मैं भी अपने रूम में जाकर सोचता हूँ कि हमें आगे अब क्या और कैसे करना है। मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा जब भी आगे हमें मिलना होगा। इतना कहकर बिक्की चुप ही हुआ था। इतने में अनिका ने उससे कहा, देखो, जैसे कल तुमने मुझे अचानक से फोन कर दिया था वैसे मत कर देना, क्योंकि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। रोहित मेरे अगल बगल ही रहता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि फोन मुझसे दूर रहता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा फोन रोहित उठा ले। हालांकि वो बिना पूछे फोन उठाएगा तो नहीं, मगर फिर भी हम कोई चांस नहीं ले सकते और अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमें सावधान होकर आगे का काम करना चाहिए। कुछ दिनों तक तो हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। इतना कहने के बाद अनिका थोड़ी देर चुप हो गई, मगर अनिका के चेहरे को देखकर बिक्की समझ गया कि उसे और भी कुछ कहना था। उसने अनिका की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ अनिका, तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये सुनते ही अनिका ने तपाक से कहा, मैं यही कह रही थी कि अब हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह मिलकर अपनी बातें कर लें और प्लान कर लें कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि फोन पर खुलकर बातें तो नहीं हो पाएगी। अनिका ने जैसे ही ये कहा, बिक्की उसकी तरफ देखकर कहा, और क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारा बार बार इस तरह से निकलना। बिक्की आगे कुछ कहता इससे पहले ही उसकी बात को काटते हुए अनिका ने कहा, मैं जानती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बार बार रोहित को झूठ बोलकर आना मुझे भी ठीक नहीं लगता, इसलिए देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। अगर नहीं होगा तो हम होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में ही कहीं मिल लेंगे। वो इतना बड़ा होटल है, हम कहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि कैफे में मिलना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि वहाँ सीनियर मैनेजर भी रहता है और बाकी लोग रहते हैं, और तुम बार बार वहाँ जाओगे और हंगामा करोगे तो रोहित के होटल के कैफे का लोगों पर इम्प्रेशन खराब होगा। बाकी लोगों को लगेगा कि उसकी सर्विस ठीक नहीं है। बिक्की समझ रहा था कि अनिका आखिर क्या बात कर रही थी। अनिका को इसी बात की चिंता थी कि कहीं उसके कारण रोहित के होटल की इमेज खराब न हो जाए, इसलिए वो अब इस बात को बिक्की को बता रही थी और बिक्की भी उसकी बात को समझ रहा था। बिक्की ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, तुम अभी जाओ, तुम्हें भी काफी देर हो गई है। इतना कहने के बाद बिक्की वहां से जाने लगा। हालांकि उन्हीं से
कुछ ही दूरी पर रोहित ये सब कुछ देख रहा था। उसने मगर अभी तक विक्की का चेहरा देखा नहीं था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर तभी उसने देखा कि विक्की आगे बढ़ गया है और वो कहीं जा रहा है और अनिका ऑटो में बैठकर वहां से निकल गई थी। रोहित ने जब ये देखा तो उसने सोचा कि अब वो उस शख्स का पीछा करेगा जिसके साथ उसकी अपनी पत्नी अनिका को देखा था। विक्की आगे आगे जा रहा था और रोहित उसके पीछे थोड़ी ही दूरी पर था। उन दोनों के बीच कई सारे लोग थे। इस वक्त उस जगह पर काफी भीड़ हो गई थी। सारे लोग इधर उधर आ जा रहे थे, मगर रोहित की नजरें लगातार सामने विक्की पर बनी हुई थी। वो अब ये जानना चाहता था कि आखिर कौन हो सकता है जिससे अनिका मिलने आई थी। अनिका ने रोहित को झूठ कहा था कि वो अपने साथ वक्त बिताने के लिए बाजार की तरफ जा रही है, क्योंकि उसे होटल में बेचैनी होने लगी थी। रोहित अब यही सब सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। इतने में उसने देखा कि उसकी नजरों से विक्की गायब है। अपने आगे जब रोहित ने उस शख्स को नहीं देखा तो वो बुरी तरह से परेशान हो गया। उसने इधर उधर देखा। रोहित ये सोचने लगा कि अचानक वो शख्स कहाँ चला गया। कहीं उसे ये तो पता नहीं चल गया कि रोहित उसका पीछा कर रहा है। रोहित ने तभी अपने आप को देखा। वो जिस हुलिया में आया था उसे इस वक्त कोई भी नहीं पहचान सकता था। रोहित अब तेज गति से आगे की तरफ जाने लगा। वो काफी दूर तक दौड़ते हुए गया, मगर उसने विक्की को कहीं नहीं पाया। विक्की को कहीं न पाकर रोहित ने अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हुए खुद से कहा कि आज वो शख्स का चेहरा नहीं देख पाया जिससे अनिका मिलने आई थी और जो कहीं न कहीं अनिका का दोस्त था। अब रोहित ये भी समझ गया था कि यही वो शख्स होगा जो अनिका को मैसेज करता था और अनिका जिससे बातें करती थी। इस वक्त रोहित को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसे अंदर ही अंदर यही लग रहा था कि उसने एक बहुत ही बढ़िया मौका गवा दिया। तभी रोहित ने देखा कि घड़ी में 12:30 बज चुके हैं। समय को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि अनिका थोड़ी ही देर में होटल पहुंच जाएगी। तभी रोहित ने मन ही मन ये फैसला किया कि अगर वो चाहे भी तो अब अनिका से पहले होटल नहीं पहुंच पाएगा। इस कारण से वो किनारे चला गया और जाकर एक बेंच पर बैठ गया। वो इस वक्त थोड़ी सी शांति चाहता था ताकि वो सोच सके कि उसे अब आगे क्या करना है। क्या उसे अनिका से सीधे तरीके से बात करनी चाहिए या फिर वो ऐसे ही अनिका को अपनी मर्जी का करने दे, क्योंकि रोहित ये बात भी जानता था कि अगर वो अनिका से सख्ती से पेश आया तो फिर अनिका की तबीयत खराब हो सकती थी और उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ सकता था। और रोहित नहीं चाहता था कि अनिका के दिमाग पर किसी भी तरह का स्ट्रेस पड़े और वो परेशान हो। रोहित के सामने बहुत बड़ी उलझन आ गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर कहीं न कहीं रोहित को अब यही लगने लगा था कि उसके और अनिका के जो रिश्ते सुधरने वाले थे वो अब लगातार बिगड़ रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दोनों अलग हो जाएंगे। ये सोचते ही रोहित के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसे अजीब अजीब ख्याल आने लगते थे। वो अनिका से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। रोहित को तीनों बच्चों की याद आने लगी थी। रोहित कभी नहीं चाहता था कि वापस से सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जब वो अनिका से नहीं मिला था उस वक्त रिया अनिका के साथ रहती थी और आर्यन रोहित के साथ। रोहित इस वक्त ये सोचकर ही घबरा गया था कि अगर रोहित और अनिका अलग हुए तो रिया वापस से अनिका के पास रहने के लिए चली जाएगी और रोहित ये हरगिज नहीं चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि तीनों बच्चे उससे अलग हो या फिर कोई भी बच्चा अलग हो। रोहित सर पकड़कर बैठा हुआ था। इतने में उसका फोन बजा। रोहित इतनी ज्यादा टेंशन में था कि उसने फोन की आवाज नहीं सुनी। रोहित अभी अपने ही टेंशन में था। इतने में उसका फोन फिर से बजा। इस बार रोहित का ध्यान फोन की आवाज से टूटा। उसने जब फोन की तरफ देखा तो दादी माँ का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। दादी माँ का नंबर देखते ही रोहित समझ गया कि अगर उसने अभी फोन उठाया तो दादी माँ को पता चल जाएगा कि रोहित इस वक्त उदास है और रोहित ये नहीं चाहता था कि दादी माँ को रोहित के बारे में ये पता चले। और तो और रोहित की आंखें इस वक्त नम थी, मगर रोहित ने अपने इस भाव को अपनी आंखों में लगाए चश्मा के सहारे छुपा लिया था। रोहित नहीं चाहता था कि वो इस तरह से आंसू बहाए या फिर लोग उसे उदास देखें। वो अपने ही अंदाज में चुपचाप बैठा हुआ था। थोड़ी देर में फोन का बजना बंद हो गया। तब रोहित ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि वो बाद में जब नॉर्मल हो जाएगा तब दादी माँ को फोन कर देगा। एक तरफ जहाँ रोहित बैठकर ये सब सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ अनिका ने जैसे ही प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर कदम रखा उसने देखा कि वहाँ पर कहीं भी कोई नहीं है।
उसे तभी ख्याल आया कि सारे लोग बच्चों के कमरे में होंगे। तभी अनिका बच्चों के कमरे में गई। उसने जब वहां जाकर देखा तो पाया कि रिया अपने फोन में कोई गेम खेल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एलेक्जेंडर और आर्यन चेस खेलने में मशगूल थे। अनिका ने इधर उधर नजरें घुमाई, मगर उसे रोहित कहीं नहीं दिखा। रोहित को कहीं ना देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा। वो कमरे के अंदर आई, मगर तीनों बच्चों को पता ही नहीं चला कि उनकी मम्मा कमरे में आई है। तभी अनिका ने रिया की तरफ देखकर पूछा, रोहित कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। अनिका की आवाज सुनते ही रिया का ध्यान भटका। उसने जब अपनी मम्मा की तरफ देखा तो उसने अपना फोन छोड़ दिया और वो उछलते हुए बिस्तर से कूदी और अपनी मम्मा से लिपट गई। तभी एलेक्जेंडर और आर्यन का भी ध्यान टूटा। उन दोनों ने भी अनिका की ओर देखा। दोनों अपनी मम्मा को देखकर खुश थे, मगर तभी एलेक्जेंडर ने अनिका से कहा, मम्मा, डैड को अचानक से किसी मीटिंग में जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने कहा कि वो बाद में हमारे साथ गेम खेलेंगे। और साथ ही साथ एलेक्जेंडर आगे कहता, इससे पहले रिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने एलेक्जेंडर से कहा, डैड ने मुझे कहा है ना, तो मुझे बताने दो, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? इतना कहने के बाद रिया ने अनिका की ओर देखकर कहा, वो मम्मा, डैड को एक मीटिंग में जाना पड़ा और इसी के साथ वो उधर से ही सनी चाचू से मिलने के लिए जाएंगे। इतना कहने के बाद रिया चुप हो गई। अनिका को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, और तुम लोग क्या कर रहे थे? बोर तो नहीं हुए? रिया ने अनिका की ओर देखकर कहा था, ओफो मम्मा, आपको लगता है अगर मैं कोई गेम खेल रही होंगी तो मैं बोर होंगी? और इन दोनों को भी देखिए, इन्हें चेस खेलने का मौका मिल गया। आप बताइए, आपको कैसा लगा? आपकी बेचैनी दूर हुई? आपने क्या क्या किया? रिया ने जब ये सवाल पूछा तो अनिका थोड़ी हड़बड़ा गई, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर नहीं थी। उसने सोचा नहीं था कि वो जब घर जाएगी तो वो सभी को क्या क्या जवाब देगी, क्योंकि अनिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसे वो अपने तीनों बच्चों को बता सके। और अनिका ने सच में जो बाहर जाकर किया था वो तीनों बच्चों को नहीं बता सकती थी। इस कारण से अनिका अब सोच में पड़ गई कि आखिर वो कहे तो क्या कहे। तभी अनिका को अचानक से ये एहसास हुआ कि रोहित अचानक क्यों सनी का हालचाल पूछने हॉस्पिटल गया है। ये ख्याल आते ही अब अनिका ये सोचने लगी कि क्या सच में रोहित को सनी की इतनी फिक्र है, और अगर उसे सच में सनी की इतनी फिक्र है तो फिर उस दिन टेरेस पर आखिर क्या हुआ था। ये सब सोचते हुए अनिका लिविंग रूम में आ गई और सोफे पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अनिका जहां ये सब सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से इंस्पेक्टर गिरिवाल ने अपने कांस्टेबल से कहा, जल्दी से चल मेरे साथ, टाइम नहीं है। इतना कहने के साथ ही इंस्पेक्टर गिरिवाल थाने से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे कांस्टेबल भी दौड़ा। वो यही सोच रहा था कि अब आखिर क्या हो गया था। इंस्पेक्टर गिरिवाल थाने से निकलकर अपनी जीप में बैठ गए। उनके साथ उनका कांस्टेबल भी आकर बैठ गया। अपने जीप में बैठकर तेज रफ्तार से इंस्पेक्टर साहब कहीं निकल पड़े थे। उनके मन में एक बेचैनी उठी हुई थी। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उन्हें किसी से मिलने जाना है। इस कारण से वो जल्दी जल्दी अपनी जीप को आगे बढ़ाते हुए तेज रफ्तार से जा रहे थे। उनके बगल में बैठे कांस्टेबल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंस्पेक्टर गिरिवाल इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हैं। जब उसे कुछ अजीब लगा तो उसने इंस्पेक्टर गिरिवाल से पूछा, साहब, हम इतनी स्पीड में कहाँ जा रहे हैं? आपको किससे मिलने जाना है? ये सुनने के बाद अचानक से इंस्पेक्टर गिरिवाल ने कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, एक बहुत ही जरूरी काम है और मुझे जिस शख्स से मिलने जाना है उससे मिलना मेरे लिए आज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं उससे नहीं मिला तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें ये सब कुछ समझ नहीं आएगा। तुम चुपचाप बैठो और मेरे साथ चलो, और इतना तुम जान लो, ये सारी बातें तुम्हें किसी से कहनी नहीं है, ठीक है? इंस्पेक्टर गिरिवाल की बात खत्म होने के बाद कांस्टेबल उनकी तरफ देखने लगा। इंस्पेक्टर गिरिवाल को जब ये एहसास हुआ तो उन्होंने उससे दोबारा से कहा, इस तरह से क्या घूर रहे हो? मैंने तुम पर भरोसा किया है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे भरोसे को तोड़ोगे नहीं। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरिवाल सामने की तरफ देखकर गाड़ी आगे बढ़ाने लगे। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। आसमान में हल्की हल्की धूप दिखाई दे रही थी। मौसम साफ लग रहा था, मगर इंस्पेक्टर गिरिवाल का मन बहुत ही बेचैन नजर आ रहा था। उनके मन में एक तूफान सा उठा हुआ था। उन्हें बार बार पसीने आ रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद एक चाय की टपरी पर इंस्पेक्टर गिरिवाल ने अपनी जीप रोक दी। हालांकि उस चाय की टपरी पर काफी भीड़ नहीं थी,
कांस्टेबल ने जब ये देखा तो उसे अजीब लगा, क्योंकि वो शहर के इलाके से थोड़ी दूरी पर आ गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साहब करना क्या चाहते हैं और उन्होंने गाड़ी को इस जगह पर क्यों रोका, क्योंकि अगर इंस्पेक्टर गिरिवाल को किसी से मिलना ही था तो शहर में कई अच्छी जगहें थी। तभी कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर गिरिवाल की तरफ देखकर पूछा, साहब क्या हम यहाँ पर चाय पीने आए हैं? अगर आपको चाय पीना ही था तो मैं आपको बताता एक बढ़िया जगह, वहाँ पर आप उस शख्स से भी मिल लेते और चाय भी बढ़िया मिल जाती। इतने में इंस्पेक्टर गिरिवाल ने उनकी तरफ घूरा और दांत भींचते हुए कहा, तुम्हें चुपचाप रहने के लिए कहा था ना, तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो। अगर तुम्हें चाय पीनी है तो तुम जाकर चाय पी सकते हो, मुझे यहाँ किसी और से काम है, इसलिए तुम जाओ चाय पियो। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गिरिवाल चुप हो गए, पर तभी उन्होंने देखा कि कांस्टेबल भी चुपचाप गाड़ी में बैठा है। ये देख इंस्पेक्टर ने फिर से कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, अरे क्या हुआ, जाओ जाकर तुम चाय पीकर आओ, तब तक मैं अपना काम निपटा लूं। अब चलो निकलो। आखिर में कांस्टेबल को इंस्पेक्टर गिरिवाल की बात माननी ही पड़ी। वो जीप से उतरा और सामने चाय की टपरी पर चला गया। अब इंस्पेक्टर गिरिवाल भी जीप से उतरकर यहाँ वहाँ टहलने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था उन्हें किसी के आने का बेसब्री से इंतजार था। साथ ही साथ वो मन में यही सोच रहे थे कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर वो कांस्टेबल को अपने साथ लेकर आए हैं। वो अभी यही सब सोच रहे थे, इतने में पीछे से आवाज आई, तो इस जगह पर मुझे आपने क्यों बुलाया इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर गिरिवाल ने जब उस शख्स की आवाज सुनी तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक शख्स सूट बूट पहने खड़ा था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि बिक्की था। वही बिक्की जो अनिका के साथ कुसुम के केस को रीओपन करवाना चाह रहा था। इंस्पेक्टर गिरिवाल ने जब बिक्की को अपने सामने देखा तो उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो कैसे हैं बिक्की साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये सुन बिक्की ने इंस्पेक्टर गिरिवाल की तरफ देखकर अजीब तरह से पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने मुझे अचानक से यहाँ पर मिलने बुलाया। मैं तो घर में आराम कर रहा था। आपकी आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आपको काफी जल्दी थी और आप काफी बेचैन नजर आ रहे थे मुझे मिलने के लिए। तो बताइए क्या काम है आपको, और भी मुझसे? बिक्की की बात सुनते ही इंस्पेक्टर गिरिवाल हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे बिक्की साहब, आप इतने टेंशन में क्यों आ गए? चाय पियेंगे? बोलिए। बिक्की समझ गया कि इंस्पेक्टर गिरिवाल ने उसे कुसुम के केस के बारे में ही कुछ बातें करने के लिए बुलाया होगा, या फिर कुछ ऐसी बातें जो वो इस जगह पर ही कर सकता था। मगर बिक्की भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार था। उसने मन ही मन कुछ सोचा और फिर इंस्पेक्टर गिरिवाल से कहा, देखिए मैं जल्दी चाय नहीं पीता, और अगर मुझे चाय पीनी भी होगी तो मैं जाकर पी लूंगा, सामने ही चाय की टपरी है। खैर मुझे आप ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि मैं आपके चेहरे को देखकर ही बता सकता हूँ कि आपने मुझे इतनी दूर चाय पीने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। बिक्की जिस तरह से सीधी सीधी बातें कर रहा था, इंस्पेक्टर गिरिवाल हैरान हो गए। उन्होंने सोचा था कि वो बिक्की से आराम से बात करेंगे, इसलिए उन्होंने बिक्की को इस जगह पर बुलाया था। मगर अब सब कुछ उल्टा ही नजर आ रहा था। हालांकि इंस्पेक्टर गिरिवाल इस बात को लेकर भी चिंता में थे कि पिछली रात उन्होंने बिक्की के लिए जो गुंडे भिजवाए थे वो अपने काम में नाकामयाब रहे थे, और ये बात इंस्पेक्टर गिरिवाल अच्छी तरह से जानते थे, और वो ये नहीं चाहते थे कि ये बात बिक्की को पता चले। इस कारण से उन्होंने बिक्की की तरफ देखकर कहा, देखिए अगर आप सीधे तरीके से बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं उसी केस के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूं। आप समझ रहे हैं ना? बिक्की ने जैसे ही ये सुना वो एक पल में समझ गया कि आखिर इंस्पेक्टर गिरिवाल किस बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि इंस्पेक्टर गिरिवाल ने जब बिक्की को कॉल किया था उसी वक्त बिक्की ने ये अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा ही कुछ होगा। बिक्की ने इंस्पेक्टर गिरिवाल की तरफ देखकर कहा, जी हाँ मैं समझ रहा हूँ, आपको कुसुम के केस के बारे में बात कर रहे हैं, पर उसमें बात करने के लायक है क्या? आपने तो उस केस को बंद कर दिया था, तो फिर अब क्या रह गया? इतना कहकर बिक्की चुप हो गया। इंस्पेक्टर गिरिवाल ने जैसे ही ये बात सुनी उन्होंने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, अरे बिक्की साहब, आप भी क्या मजाक करते हैं? आप तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। इंस्पेक्टर गिरिवाल की बात सुनने के बाद बिक्की ने तपाक से जवाब दिया, मुझे क्या पता होगा? ये तो पूरे मनाली शहर को पता है कि कुसुम का केस बंद हो चुका है और उसकी माँ ही कुसुम की गुनाहगार है आपके हिसाब से। इतना कहकर बिक्की चुप होकर इंस्पेक्टर गिरिवाल को घूरने लगा। जब इंस्पेक्टर गिरिवाल ने कुछ नहीं कहा तो बिक्की ने अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहा, मगर अब बहुत
जल्द ही सबको ये पता चलेगा कि आखिर कुसुम का असली गुनहगार कौन था। और मैं आपको वादा करता हूँ, जब ये बात सबको पता चलेगी उस वक्त हो सकता है कि, वैसे मैं आपको धमकी तो नहीं दे रहा, मगर हो सकता है लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश आपको देखने को मिले। वो क्या है ना, मेरे काम करने का तरीका ही यही है। उसकी बातों ने इंस्पेक्टर गिरीवाल को टेंशन में डाल दिया था। वो जहां अपना काम बनवाने आए थे, वहीं विक्की की बातें उनके काम को बिगाड़ने पर तुली हुई थी। तभी विक्की ने अपने से एक दांव खेला और उसने इंस्पेक्टर गिरीवाल की तरफ देखकर सामने से कहा, अब आप खुद ही देखिए, इस केस में मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ कि मुझे कुछ न कुछ तो जरूर हासिल होगा, क्योंकि मुझे पता है कि कुसुम का गुनाहगार जो भी है वो इस वक्त खुला घूम रहा है। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने विक्की की तरफ देखकर कहा, विक्की साहब, शायद आपको गलतफहमी हुई है। आप इस केस को चाहे कितनी बार भी खुलवा लीजिए, पूछताछ कर लीजिए, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो हुआ ही नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा। और तो और ये बात हर कोई जानता है कि कुसुम की माँ ने ही कुसुम का खून किया है। तो फिर आप इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं मान लेते कि हाँ ऐसा ही हुआ है? क्या आपको लगता है मेरे जैसा इंस्पेक्टर झूठ बोलेगा या फिर अपनी छानबीन झूठी करेगा? तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल की तरफ देखकर विक्की हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक कटाक्ष था। इस कदर इंस्पेक्टर गिरीवाल ने विक्की को हंसते हुए देखा तो उसने फिर से कहा, विक्की साहब, मैं आपको यही कहूँगा कि आप काफी बड़े और नामी वकील हैं। आपके पास कई सारे केसेज आते होंगे, आप क्यों इन सब के पीछे पड़े हैं? आपको वैसे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, ऊपर से आपका समय जाएगा सो अलग। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई, हम तो सेवा करने के लिए हैं और हम उसी नाते आपको समझा रहे हैं। मेरा बस यही कहना है कि जो केस पहले से ही बंद हो चुका है, उस केस को रीओपन कराकर कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल की तरफ देखकर विक्की ने कहा, हाँ सही कहा आपने, मुझे भी यही लगता था, मगर कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि इस केस से कोई ना कोई तो जुड़ा हुआ जरूर है, जो नहीं चाहता है कि मैं इस केस को दोबारा रीओपन करवाऊं। विक्की ने जैसे ही ये कहा, इंस्पेक्टर गिरीवाल के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने अपने भाव को नॉर्मल करते हुए कहा, क्या मतलब? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तभी विक्की ने कहा, कल मुझे मरवाने के लिए किसी ने 4-5 गुंडे भेजे थे। अब आप खुद सोचिए, जो भी वो शख्स होगा उसे ये पता चल गया होगा कि एक विक्की नाम का वकील कुसुम के केस को कोर्ट में रीओपन करवाने की कोशिश कर रहा है और वो उसके लिए सबूत ढूंढ रहा है। इस कारण से ही तो वो डर गया और उसने मुझे मरवाने की कोशिश की। अब तो बात क्लियर है। मैंने पहले सोचा भी था कि अगर मुझे कुछ यहाँ नहीं मिलेगा तो मैं वापस चला जाऊंगा, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि कुसुम के केस की छानबीन से कुछ न कुछ तो मुझे मिलेगा ही, और मैं बहुत जल्द ही उसके गुनाहगार को सबके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। आप बस देखती जाइए। ये कहकर विक्की ने एक गहरी सांस ली और फिर आगे कहना शुरू किया, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा, और हाँ, जरूरत पड़े तो कोर्ट में आपको भी मैं बुला लूंगा। अब आपने इस केस को हैंडल किया है तो आपको भी तो कोर्ट में जवाब देना ही होगा कि आपने इस केस को कहां से और किस तरह से सॉल्व किया। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब विक्की की बातें सुनी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो जो सोच कर आए थे उनके साथ उससे उल्टा ही हुआ था। वहीं विक्की में भी अब काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। उसे समझ में आ गया था कि इंस्पेक्टर गिरीवाल को उसने अच्छा जवाब दिया है। इंस्पेक्टर गिरीवाल को जब कुछ समझ नहीं आया तो अचानक से उन्होंने अपनी तरफ से बात बनाते हुए विक्की की तरफ देखकर कहा, अरे साहब, आप पर कोई जानलेवा हमला क्यों करवाने की कोशिश करेगा? और वो कौन कौन थे? आपने बताया क्यों नहीं? आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? मैं उसे 24 घंटे के अंदर पकड़ लूंगा। आप कहिए तो बताइए, आपने उन लोगों का चेहरा देखा? वो कैसे दिखाई देते थे? और उन्होंने आपको कहाँ कहाँ पीटा? आपके साथ क्या हुआ? आप मुझे पूरी बात बताइए। देखिएगा, मैं कुछ ही घंटों में उन सभी को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। विक्की ने जब ये सुना तो अचानक से उसके दिमाग में एक बात याद आई। उसने पहले इंस्पेक्टर गिरीवाल की तरफ देखकर कहा, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, अरे आप बताइए तो, वैसे आपने उन गुंडों का चेहरा तो नहीं देखा होगा? उन्होंने आपके मुंह पर काला कपड़ा जो बांध दिया था।
इंस्पेक्टर गिरीवाल के मुंह से जैसे ही ये निकला, विक्की ने तपाक से कहा, ये बात आपको कैसे पता कि उन्होंने मेरे मुंह पर काला कपड़ा बांधा था? ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं।